हेलो दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में भारत स्किल्स पोर्टल पर उपलब्ध निमी क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम मॉड्यूल 3 शीट मेटल के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में 200 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आज 201 से 231 तक क्वेश्चन को करके हम इस मॉड्यूल को खत्म कर देंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन शीट मेटल वर्क। ये एक स्टेक है और स्टेक हमेशा सपोर्टिंग टूल कहलाता है और इसका हमें नाम बताना है। इसका नाम है हाफ मून स्टेक, ऑप्शन सी। फनल स्टेक ये नहीं है, आपके रेफरेंस के लिए मैं फोटोग्राफ डालता रहूँगा। फनल स्टेक ऐसी दिखती है। फनल स्टेक का प्रयोग हम शीट मेटल को कॉनिकल शेप में मोड़ने के लिए हम करते हैं। हैचेट स्टेक भी ये नहीं है, वो ऐसी दिखती है। हैचेट स्टेक का प्रयोग हम शार्प बेंड्स को देने के लिए करते हैं शीट मेटल में। और राउंड बॉटम स्टेक को हम हॉलोइंग या फ्लैटनिंग ऑपरेशंस के लिए करते हैं शीट मेटल में। जो चित्र दिखाया गया है ये है हाफ मून स्टेक, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। विच रिविटिंग टूल इज यूज टू फॉर्म द फाइनल शेप ऑफ रिविट। कीलक के अंतिम आकृति बनाने के लिए किस रिविटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हम दो प्लेट्स को शीट मेटल को आपस में होल करके हमने अलाइन करके जोड़ दिया, उसके बाद हम रिविट डालते हैं और दूसरी तरफ एक हेड बनाते हैं। जब हम हेड पूरा बना देते हैं तभी वो रिविट फाइनल मानी जाती है। उस हेड को बनाने के टूल का नाम हमसे पूछ रहे हैं। हम सब जानते हैं उसका नाम है रिविट स्नैप। एक टूल होता है जो रिविट के हेड के अनुसार थोड़ा खोखला होता है। जब टेल वाले पोर्शन पर रखकर हैमर से उस पर चोट मारी जाती है, ठंडी या गर्म अवस्था दोनों में हो सकता है वो, तो दूसरी तरफ एक हेड बन जाता है और रिविट लॉक कर देती है दोनों प्लेट को। उसको हम रिविट स्नैप कहते हैं उस टूल को। पहला ऑप्शन ड्रिफ्ट जो दे रखा है वो टूल होता है जो होल्स अगर अलाइंड नहीं है तो उनको आमने सामने लाने के लिए, यानी कि अलाइनमेंट में लाने के लिए होल्स को ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। डॉली वो होती है जो ऑलरेडी रिविट का एक हेड होता है उसको प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है। रिविट सेट वो होता है जो प्लेट के बीच में गैप कम करके और कीलक को, यानी कि रिविट को पोजीशन कर देता है रिविटिंग हेड बनाने के लिए। हमसे पूछा जा रहा है फाइनल शेप ऑफ रिविट किस टूल के द्वारा दी जाती है। वो आंसर है रिविट स्नैप। क्वेश्चन नंबर 203। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिविटिंग डिफेक्ट। इस चित्र में आपको एक रिविटिंग डिफेक्ट दिख रहा है, हमें उसका नाम बताना है या उसका वजह बतानी है कि वो क्यों हुआ है ऐसा। आप ऊपर की तरफ बने हुए रिविट के हेड को देखें तो आपको उसके निचले किनारे पर एक्स्ट्रा मटेरियल दिखाई दे रहा होगा। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब हमारा जो अलाउंस है, जो रिविट का शैंक और टेल वाला पोर्शन है जो ऊपर निकला होगा, और जब हमने उसका हेड बनाने की कोशिश की होगी, क्योंकि वो पोर्शन ज़्यादा था तो जितना आपके रिविट स्नैप में जगह थी, हॉलो जगह थी, उतना तो शेप उसने बना दी, उतना हेड बना दिया। अब बाकी बचा हुआ मटेरियल जो है वो आपको ऐसे किनारों पर उभरा हुआ सा दिखाई देगा, एक्स्ट्रा मटेरियल है। इसका आंसर हो सकता है टू मच अलाउंस ऑन शैंक। शैंक पर बहुत ज़्यादा अगर आपने अलाउंस दे दिया तो वो पूरा हेड बनने के बाद भी एक्स्ट्रा मटेरियल रह जाता है, तब आपको ये दोष प्राप्त होता है। इसका सही ऑप्शन है बी। पहला ऑप्शन जो दे रखा है टू लिटिल अलाउंस ऑन शैंक, अगर टू लिटिल अलाउंस होता तो ये हेड पूरा ना बनता, छोटा बनता। थर्ड ऑप्शन जो है रिविट हेड नॉट सेंटर्ड विद शैंक, ये भी सही नहीं है क्योंकि हमारी सेंटर लाइन तो ऊपर वाले हेड, नीचे वाले हेड और शैंक के लिए एक ही दिखा रखी है, तो सेंटर तो दोनों हेड के शैंक के साथ अलाइंड हैं। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन है हेड ऑफ रिविट नॉट परपेंडिकुलर टू द शैंक। अगर ऐसा होता तो हमारे रिविट का जो सेंटर लाइन है वो शैंक की सेंटर लाइन से किसी कोण पर बन रही होती। क्वेश्चन का आंसर बी सही है। हमने शैंक पर बहुत ज़्यादा अलाउंस दे दिया जिसकी वजह से हेड पूरा बनने के बाद भी एक्स्ट्रा मटेरियल वहाँ पर दिखाई दे रहा है। 204। नेम द टूल यूज्ड टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट इन रिविटिंग। रिविटिंग में द्रव्य को टाइट जोड़ बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हमने शीट मेटल से रिविटिंग के द्वारा जोड़कर कोई वेसल ऐसा बनाया है जिसमें द्रव्य रखा जाना है। अब रिविटिंग जॉइंट से द्रव्य लीक ना हो जाए, उस सीम से लीक ना हो जाए, तो हमें जो हमारी दोनों प्लेट्स हैं जिनको हमने रिविटिंग से जोड़ा है उसमें हमें फ्लरिंग करनी पड़ती है और उसके लिए हमें फ्लरिंग टूल का प्रयोग करना पड़ता है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ये दो प्लेटें हैं, इनको हमने रिविट से जोड़ा है। ये जो किनारे हैं इसको अगर हम फ्लरिंग टूल से, जब हम हैमर की मदद से इसको प्रेस करते हैं तो बीच का अगर कोई पोर्शन ऐसा है जो जिसमें कोई गैप है तो वो भर जाता है, प्लेट थोड़ी सी मोटी हो जाती है और पूरा जॉइंट लीक प्रूफ हो जाता है, मतलब सील हो जाता है। यही हमसे वो सवाल में पूछ रहे थे। ड्रिफ्ट वो नहीं होता, ड्रिफ्ट से तो हम होल्स को अलाइन करते हैं। रिविट स्नैप से हम हेड बनाते हैं और कॉकिंग टूल से जो हेड बना है उसके किनारों को प्लेट के साथ नीचे दबाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 205। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज टू कट थिकर शीट्स। मोटी चादरों को काटने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है। अगर शीट्स हैं तो हम या तो स्निप्स का यूज़ करते हैं या फिर लिवर शेयर का यूज़ करते हैं। स्निप कैंची जैसा एक टूल है जो बहुत पतली चादरों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.2 mm थिकनेस की प्लेट को हम स्निप से काट पाते हैं।
तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बेंड स्निप तो मोटी शीट मेटल के लिए नहीं इस्तेमाल होता। इसी तरह थर्ड ऑप्शन स्ट्रेट स्निप भी नहीं हो सकता, और सर्कल कटिंग मशीन ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है लीवर शेयर। हम लीवर शेयर का प्रयोग करते हैं जो 5 mm तक की प्लेट को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर प्लेट का थिकनेस 1.2 mm से ज़्यादा है और 5 mm से कम है तब हम लीवर शेयर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 206, विच स्टेक इज यूज फॉर मेकिंग शार्प बेंड्स। तीक्ष्ण मोड़ बनाने के लिए किस डंडे नहीं, स्टेक है वो, स्टेक एक टूल का नाम है, का प्रयोग किया जाता है। शार्प बेंड्स को देने के लिए हम हैचेट स्टेक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही है। बाकी सारे ऑप्शंस मैं आपको पहले क्वेश्चन में समझा चुका। लास्ट जो ऑप्शन है बीक आयरन, बीक आयरन का हम बहुत पतले किसी कॉनिकल पोर्शन को मोड़ने के लिए या फिर हम सीम को पक्का करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। शार्प बेंड्स को देने के लिए हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है जो देखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 207, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टेक। इसका नाम क्या है, इस स्टेक का नाम क्या है। आप पहचान गए होंगे, इस स्टेक को ना हम फनल स्टेक कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। विच फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग टिन शीट्स। टिन की चादरों को टाँका लगाने के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। उस फ्लक्स का नाम है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का प्रयोग कॉपर, ब्रास, लेड, टिन इनकी सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है अमोनियम क्लोराइड, इसका आमतौर पर प्रयोग हम स्टील या आयरन की प्लेट्स को शीट मेटल को जोड़ने के लिए करते हैं। ऊपर के दोनों ऑप्शन गलत हैं क्योंकि ये फ्लक्स के नाम नहीं है, उनकी कैटेगरी के नाम है, मतलब या अवस्था के नाम है। रेजिन जो हमें प्राकृतिक पेड़ पौधों से मिलता है उसको अगर हम फ्लक्स के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं, और पेस्ट होता है जो सेमी द्रव्य होता है, तो ये अवस्था के नाम हुए, ये किसी फ्लक्स का कोई नाम नहीं है। जिंक क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड में से ही आंसर होना था। जिंक क्लोराइड ब्रास, कॉपर, टिन, लेड इन चादरों को सोल्डरिंग करने के लिए इस फ्लक्स का प्रयोग होता है, और अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है आयरन और स्टील के लिए। ऑप्शन सी सही है क्योंकि हमसे टिन के लिए पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 209, व्हाट इज द सीम यूज्ड इन शीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग। छत और पैनलिंग के लिए शीट मेटल जॉइंट के किस सीम का उपयोग किया जाता है। रूफिंग आप जानते हैं, जैसे शेड की रूफिंग हम करते हैं कोरोगेटेड शीट से, और पैनलिंग होती है जब दीवारों पे हम किसी शीट से या कोई पैनलिंग दीवारों पे खड़ी हुई जब हम करते हैं तो उसको हम पैनलिंग कहते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि शीट मेटल से अगर हम रूफिंग या पैनलिंग कर रहे हैं तो कौन सी सीम का हम प्रयोग करेंगे। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है लैप सीम। देखिए ये आंसर सही हो सकता था अगर सिर्फ रूफिंग की बात की होती। आपने कोरोगेटेड शीट से ऊपर रूफिंग करते हुए देखा होगा, उसमें हम एक चादर के ऊपर कुछ नालियों को चढ़ा के उसको लैप जॉइंट कह सकते हैं। लेकिन हमसे जॉइंट नहीं पूछा है, सीम पूछा है। सीम का मतलब यह है कि हमने उसको पक्का किया हुआ है या तो सोल्डरिंग से या रिवेटिंग से, और या फिर कोई ग्रूव बना के। तो पहला ऑप्शन इसलिए सही नहीं है। डबल सीम, डबल सीम कुछ ऐसी होती है, इसको भी आप समझें कि जब हम खड़ी पैनलिंग कर रहे हैं तो ये सीम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और रूफिंग में भी ये सीम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और रूफिंग और पैनलिंग में हमें एक समस्या और आती है कि कोई एक बीच का पैनल या रूफ की कोई चादर खराब हो गई तो उसको बदलना होता है। तो हमें कोई ऐसा एक जॉइंट चाहिए होता है जो लीक प्रूफ भी हो, क्योंकि छत पे से पानी भी आ सकता है, और उसको खोलना और बंद करना कंपैरेटिवली आसान हो। उसके लिए हम डबल ग्रूव्ड सीम का प्रयोग करते हैं। ऊपर से एक स्ट्रिप दोनों ग्रूव को लॉक कर देती है। इस स्ट्रिप को अगर आप हटा दें तो दोनों पैनल अलग हो जाते हैं, रूफिंग के भी दोनों चादरें अलग हो सकती हैं। तो सबसे अच्छा विकल्प इसमें ऑप्शन डी है, डबल ग्रूव्ड सीम। आपके रेफरेंस के लिए चित्र 7 आ रहे होंगे। क्वेश्चन 210, व्हाट इज रिवेट इंटरफेरेंस। रिवेट इंटरफेरेंस क्या होता है। देखिए इस वर्ड का प्रयोग रिवेटिंग में हम 2 जगह करते हैं। या तो शैंक का वो पोर्शन जो दोनों प्लेट के थिकनेस के बाद बाहर निकलेगा जिससे हेड बनेगा, उसको भी हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और होल का जो डायमीटर है आपका और रिविट का जो डायमीटर है, इसके बीच में कितना अलाउंस दे रखा है, उसको भी हम इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस फिट की बात आती है। इस क्वेश्चन में ये इंटरफेरेंस पूछ रहे हैं जो लेंथ शैंक की बाहर निकली है जिसका हेड बनाना है। ऑप्शन सी सही है, लेंथ टू फॉर्म द हेड। आपको चित्र में ये क्लियर भी हो रहा होगा। सही उत्तर इसका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 211, व्हाट इज द पर्पज ऑफ होल मार्क्ड एज एक्स। अगर आपको ये 2 बैंड इसमें देने हैं, मतलब 2 बैंड होने के बाद ये इस तरह की शेप आपके साथ सामने आ जाएगी। इस कॉर्नर पर हम एक छोटा सा होल देते हैं। ये इसलिए देते हैं कि अगर बैंड करते हुए कोई क्रैक हो जाए तो वो क्रैक आर पार ना निकल जाए, उस क्रैक को अरेस्ट करने के लिए। या सोल्डरिंग हमने कर दी, ये वाला जो जॉइंट मिल रहा है यहाँ पर मान लीजिए आपने सोल्डरिंग कर दी, और सोल्डरिंग में वातावरण के प्रभाव से या किसी इम्प्योरिटी की वजह से या ज़्यादा लोड की वजह से अगर क्रैक आना शुरू हो जाता है तो ये क्रैक आगे दूसरे हिस्से तक नहीं जाता है। मतलब जो इसका फ्लैट और पोर्शन है वहाँ तक या दूसरी किसी बेंड सीम तक वो क्रैक आगे नहीं बढ़ता है, इस वजह से इस होल को दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन अरेस्ट द क्रैक ये सही है।
अरेस्ट मतलब ये क्रैक को आगे बढ़ने नहीं देता है। फैसिलिटेट ईजी बेंडिंग, ईजी बेंडिंग शीट मेटल बहुत पतली चादरें होती हैं, उसमें ये होल करने की आवश्यकता नहीं होती है। मोटी चादरें होती तो एक बार को ये आंसर हो सकता था, लेकिन शीट मेटल में ईजी बेंडिंग के लिए हम होल्स नहीं करते हैं। मेकिंग गुड अपीयरेंस, इससे कोई उसकी सुंदरता तो बढ़ती नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। अलाउ क्लियरेंस बिटवीन एंड्स, ये वाला ऑप्शन भी मोटी प्लेटों के लिए तो ठीक हो सकता है कि अगर मोटी प्लेट में हम कोई अलाउंस देना चाह रहे हैं कि थोड़ा उठाने के लिए जगह मिल जाए, लेकिन शीट मेटल क्योंकि बहुत पतली होती हैं उसके लिए इन होल्स को देने की आवश्यकता बेंडिंग के लिए नहीं है, बेंडिंग अलाउंस के देने के लिए नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरेस्ट द क्रैक। क्वेश्चन 212, व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉल्टी रिविटिंग, दोषपूर्ण रिविटिंग का कारण क्या है। अब आप देख रहे हैं इन दोनों प्लेटों को हमने रिविटिंग से जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो क्योंकि बीच में गैप था तो रिविट फैल कर बीच में भी आ गई है और ऊपर हेड जितना बनना चाहिए था वो भी नहीं बना है। ये कब हो सकता है, जब बीच में दोनों प्लेटों के गैप हो, यानी कि हमने रिविट सेट से पहले गैप को ख़त्म नहीं करा है, रिविट को पूरा जो शैंक और उसका टेल वाला पोर्शन है उसको पूरा बाहर नहीं निकाला है। तो रिविट जब ठोका हमने उसको स्नैप से तो रिविट बीच में भी फैल गई और ऊपर हेड छोटा बन गया। ये कब हो सकता है, पहला ऑप्शन है बर्स बिटवीन प्लेट्स, हो सकता है ये आंसर सही होता अगर हमें इस चित्र में कहीं बीच में कोई चिप्स, कोई बर जैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही होती जो फंसी हुई है, जिसने प्लेट को आपस में बैठने नहीं दिया, गैप खत्म नहीं होने दिया, पर ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला ऑप्शन है टू लिटिल अलाउंस गिवन, अलाउंस कम नहीं था, हेड छोटा जरूर बना है, वो इसलिए बना है क्योंकि रिविट बीच में से फैल गई है, वरना वो पूरा बनने वाला था हेड। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इम्प्रॉपर जॉइनिंग ऑफ प्लेट्स, यस ये आंसर सही हो सकता है क्योंकि हमने जब प्लेट्स को जॉइन करा तो रिविट सेट की मदद से हमने वो गैप कम नहीं करा, यानी कि उस गैप को ख़त्म नहीं करा। इम्प्रॉपर जॉइनिंग ऑफ प्लेट्स, हमने जॉइन ठीक नहीं करा प्लेट को और रिविटिंग करनी शुरू कर दी और रिविट का हेड भी बना दिया, इस वजह से ये दोष आया है। अगला ऑप्शन है टू मच अलाउंस गिवन, ज़्यादा अलाउंस तब होता अगर ये ऊपर हेड भी पूरा बन जाता और फिर भी बीच में ये आपका हिस्सा फैल जाता, पर ऐसा कुछ नहीं है, हमारा हेड छोटा बना है तो अलाउंस तो प्रॉपर था पर वो बीच में गैप होने की वजह से हेड पूरा नहीं बन पाया। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, इम्प्रॉपर जॉइनिंग ऑफ प्लेट्स। क्वेश्चन 213, हाउ द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिवर्ट इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द साइड एज, पहली कीलक की दूरी किनारे की दूरी से कैसे निर्धारित होती है। इसका सही उत्तर है 2 इंटू डायमीटर ऑफ रिविट। स्टैंडर्ड के अनुसार अगर आपने जो रिविट का डायमीटर है कम से कम उससे दुगनी जगह आपको किनारे पे छोड़नी पड़ेगी, हम इस किनारे की बात कर रहे हैं। अगर इससे कम आपने जगह छोड़ी तो क्रैक होने की यानी कि चादर फट जाने की गुंजाइश, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो पहली रिविट है वो किनारे से कम 2 इंटू डायमीटर ऑफ द रिविट इतना गैप के बाद लगनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 इंटू डाया ऑफ रिविट। 214, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन हैंड शेयरिंग मशीन, ये हैंड शेयरिंग मशीन को लीवर शेयर भी कहते हैं। इसमें जो आपको पार्ट एक्स मार्क्ड दिखाई दे रहा है इसको हम अपर ब्लेड कहते हैं, ये पहले भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस में देख चुके हैं। इसका सही उत्तर अपर ब्लेड होना चाहिए, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 215, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टेक्स इन शीट मेटल वर्क, शीट मेटल वर्क में दाव का क्या फ़ायदा है। दाव नहीं है वो स्टेक्स है, स्टेक का क्या उपयोग है ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ बच्चों, इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम क्वेश्चन ये इंग्लिश में फ्रेम हुए हैं सारे, जब हम इसको गूगल से ट्रांसलेट करते हैं, चाहे आपके क्वेश्चन बैंक में हो या मेरे गूगल फॉर्म में हो, तो ये त्रुटियां हो जाती हैं क्योंकि एक इंग्लिश के वर्ड के बहुत सारे हिंदी के वर्ड का मतलब निकलता है। तो इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ा करें क्वेश्चन को। हमसे ये पूछा जा रहा है कि स्टेक का एडवांटेज क्या है या उसका उपयोग क्या है। स्टेक आपके जॉब को सपोर्ट करती है हमेशा, शार्पन नहीं करती, वो तो ग्राइंडिंग व्हील होता है। वैसे भी शीट मेटल इतनी पतली होती हैं कि उनको शार्प करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, वो खुद बहुत पतली प्लेटें होती हैं। रेस्ट ऑफ वर्क पीस, अगर वर्क पीस को उसके ऊपर रखना है, कोई ऐसे टूल का नाम बताना है जिस पे रख सकते हैं हम, उसको हम एनविल कह सकते हैं, बेड प्लेट कह सकते हैं, सरफेस प्लेट कह सकते हैं। जॉब को इस तरीके की चीज़ों पे रेस्ट किया जाता है, पर स्टेक सिर्फ उसको सपोर्ट करती है किसी खास ऑपरेशन के लिए, जैसे बेंडिंग, सीमिंग, हैमिंग, इस तरीके के ऑपरेशन के लिए सिर्फ सपोर्ट करती है आपके जॉब को। आखिरी ऑप्शन है प्रोटेक्ट द टूल फ्रॉम डैमेज, ये भी कोई ऑप्शन सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सपोर्टिंग। क्वेश्चन 216, व्हाट इज़ द टूल मार्क्ड एज एक्स इन रिविटिंग, ये जो टूल आपको दिखाया गया है इसको कॉकिंग टूल कहते हैं और इसका प्रयोग हम करते हैं जो रिविट का हेड हमने बनाया है उसको प्लेट के साथ क्लोज करने के लिए, मतलब हैमरिंग से उसको प्लेट के साथ बंद कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर है कॉकिंग टूल, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 217, व्हाट इज़ द फॉल्ट इन रिविटिंग,
इस रिवेटिंग में आपको फॉल्ट दिखाई दे रहा है। जो ऊपर का हमने हेड बनाया है दोनों प्लेट को जोड़ने के बाद रिवेट स्नैप से, वो देखें बड़ा छोटा बन गया है ना। स्टैंडर्ड के अनुसार ये हेड की जो डायमीटर है रिवेट के डायमीटर से दुगना होना चाहिए, पर वो तो कम दिखाई दे रहा है ना। ये कब हो सकता है? जब हमने अलाउंस कम दिया हो, हमने शैंक पे अलाउंस कम दिया हो, तो दूसरी तरफ हेड बनाने के लिए पर्याप्त धातु ही नहीं मिली, पदार्थ ही नहीं मिला हमें। टू लिटिल अलाउंस, पहला ही ऑप्शन सही है, बहुत कम अलाउंस हमने दिया है इसलिए हेड छोटा बना है। दूसरा ऑप्शन है बर्स बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में कोई बर्स हमें दिखाई नहीं दे रही, तो ये ऑप्शन गलत है। होल्स ऑन द प्लेट नॉट इन लाइन, होल बिल्कुल लाइन में है क्योंकि रिवेट के बीच में और प्लेटों के बीच में कोई गैप दिखाई नहीं दे रहा है। रिवेट बॉडी नॉट परपेंडिकुलर, सेंटर लाइन एक ही दिखाई दे रही है, तो रिवेट हेड जो है वो भी परपेंडिकुलर है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसमें ऊपर का हेड छोटा इसलिए बना है क्योंकि हमने शैंक पर बहुत कम अलाउंस दिया होगा, और जब हमने दूसरी तरफ रिवेट स्नैप से ये हेड बनाया है तो ये हेड पूरा नहीं बन पाया, छोटा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन 218, विच टूल इज यूज टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट बाय प्रेसिंग द रिवेटेड एज प्लेट, रिवेटेड एज प्लेट को दबाकर द्रव्य तंग जोड़ बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, उसको हम फ्लरिंग टूल कहते हैं। जब हम प्लेट्स जो हमने दोनों जोड़ी हैं रिवेटिंग के बाद, उन किनारों को हम फ्लरिंग टूल से क्लोज करते हैं, मतलब लॉक करते हैं, ताकि अंदर का कोई द्रव्य बाहर ना निकल सके, लीक ना हो। 219, वाई अलाउंस इज रिक्वायर्ड वाइल मेकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ हेम्स एंड सीम्स, जब हम किनारों को मोड़ रहे हैं या दो पार्ट्स को जोड़कर कोई सीम बना रहे हैं तो उसमें अलाउंस देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि हमें सही साइज मिल सके जॉब का, और हमारे जो सीम और हेम बनाने का जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमें चाहिए वो प्रॉपर मिल सके, यही इसका आंसर होगा। टू मेक गुड अपीयरेंस, ये आंसर सही नहीं है, गुड अपीयरेंस के लिए हम उसको नहीं करते हैं, अलाउंस गुड अपीयरेंस के लिए नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ द एजेस, हाँ ये उसका एक पर्पज़ होता है, उद्देश्य होता है, लेकिन ये आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य तो यही है कि हम हेमिंग के जो एज है उसको, किनारे को ख़राब होने से, बकलिंग होने से, शेप ख़राब होने से रोक सकें। ये आंसर बिल्कुल सही नहीं लग रहा है क्योंकि सीम में तो ऐसा कोई डैमेज नहीं होती ना, एज सीम में तो कोई एज आपको दिखाई नहीं देती है। ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ सीम, ये आंसर तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ओवरलैपिंग तो हमें करनी होगी तभी सीम बनेगी। आखिरी ऑप्शन है मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, ये सही है, हम करेक्ट साइज बनाना चाहते हैं इसलिए अलाउंस देंगे, अगर अलाउंस नहीं दिया और सीम बना दिया तो आपका साइज़ छोटा बन जाएगा। और इम्प्रूव स्ट्रेंथ इसलिए क्योंकि जो हम हेम देते हैं वो बकलिंग ना हो, किनारा जो है वो घूमे ना, क्योंकि पतली पतली शीटों के जॉब बनते हैं। अब अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया, उसको मोड़ा नहीं किनारों पे से, तो उसकी उतनी ताकत नहीं आती, तो वो ख़राब हो जाती है, मतलब उसमें उतनी ताकत नहीं आ पाती और वो मुड़ जाती हैं चीज़ें। इसलिए ऑप्शन डी सही है इसका। 220, विच शीट मेटल इज़ ईजीएस्ट टू जॉइन एंड सोल्डर, कौन सी शीट धातु संयुक्त और सोल्डर के लिए सबसे आसान है? टिन प्लेट, लेड, गैल्वेनाइज्ड आयरन, स्टेनलेस स्टील। ओके, जॉइंट बनाना टिन प्लेट में, क्योंकि टिन एक मुलायम और कम तापमान पर पिघलने वाला एक धातु होता है। लेड भी मुलायम होता है और कम तापमान पर पिघल जाता है, लेकिन टिन उससे भी कम तापमान पर पिघलता है। तो इसका सबसे सही उत्तर टिन प्लेट ही होगा, क्योंकि नीचे के दोनों ऑप्शन जो हैं आयरन और स्टेनलेस स्टील, इनको मोड़ना, ये मुलायम नहीं होते, बड़े टफ मटेरियल होते हैं, तो इनको बेंड करना, और वो भी बहुत पतले से मार्जिन को बेंड करना, ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, इतना आसान नहीं होता। तो पहले दोनों में से ये कोई आंसर होना चाहिए था, क्योंकि टिन का मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम होता है, तो उसमें सोल्डरिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए सबसे सही इसका आंसर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गैल्वेनाइज्ड आयरन और स्टेनलेस स्टील की शीट के जॉइंट यानी कि सीम नहीं बनाते हैं या उनको सोल्डर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमसे सवाल में पूछा गया है सबसे आसानी किस में होगी, वो टिन्ड प्लेट में होगी, क्योंकि ये नरम भी बहुत होती हैं, फ्लेक्सिबल कह लीजिए, नरम मतलब इसको मोड़ना आसान होता है कंपैरेटिवली, और इनको सोल्डरिंग करना भी आसान होता है क्योंकि ये सॉफ्ट सोल्डरिंग। विच मेटल इज़ वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन शीट मेटल, वो कौन सा मेटल है जो बहुत सॉफ्ट है और हैवी है? वो है लेड। आयरन हैवी भी होता है और सॉफ्ट नहीं होता। एल्युमिनियम सॉफ्ट तो होता है लेकिन हैवी नहीं होता। कॉपर शीट हैवी भी होती है और सॉफ्ट भी नहीं होती है। तो हमसे पूछा जा रहा है जो सॉफ्ट हो और हैवी हो, वो लेड होता है मेटल, जिसको हिंदी में सीसा कहते हैं। अगर आप 5 mm की कोई शीट लेंगे तो बड़े आराम से उसको हाथ से मोड़ सकते हैं, इतना नरम होता है ये। इसका सही उत्तर है ई। लेड वो धातु है जो बहुत सॉफ्ट भी होती है लेकिन ये भारी बहुत होती है, मतलब आयरन से भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शीट मेटल विद स्टैंड कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड एक्सपोजर टू वेदर, कौन सा शीट मेटल पानी के संपर्क और मौसम के संपर्क में आने का सामना कर सकती है?
ब्लैक आयरन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक आयरन तो जंग लग जाएगा उसमें। कॉपर शीट में जंग इतना आसानी से नहीं लगता, स्टेनलेस स्टील में भी नहीं लगता, गैल्वनाइज शीट में भी नहीं लगता। गैल्वनाइज आयरन, इसके ये बीच के दोनों आंसर वैसे यहाँ नहीं होने चाहिए थे। सही इसका आंसर गैल्वनाइज आयरन है, जो वो पूछना चाह रहे होंगे। आयरन की सतह के ऊपर जब हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं उसको गैल्वनाइजेशन कहते हैं, और वो इसलिए की जाती है ताकि आयरन को जंग लगने से और वातावरण के प्रभाव से बचाया जा सके। इसका सही उत्तर गैल्वनाइज आयरन है। हालांकि यहाँ पर आपको ये जानना भी जरूरी है, कॉपर में भी जंग बहुत आसानी से नहीं लगता है, पर उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है कॉपर में, ठीक है, यहाँ तक मैं समझ गया। पर स्टेनलेस स्टील, अगर आप SS 316 की बात करें तो उस पर पानी का प्रभाव और वातावरण का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं होता। ये ऑप्शन यहाँ पर होने नहीं चाहिए थे, कन्फ्यूज़न आ जाता है। पर इसका सही उत्तर है गैल्वनाइज्ड आयरन। जब हमने आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी तो उसको वातावरण के प्रभाव से और पानी के द्वारा जंग लगने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 to 3, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन। ड्रिफ्ट एक टूल है जिसको हम होल को अलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही है, अलाइन द होल्स टू बी रिविटेड। जिन होल्स में रिविटिंग की जानी है उनको आमने सामने लाना, दोनों प्लेट के होल्स को ऊपर और नीचे एक लाइन में लाना, उसको अलाइनमेंट कहते हैं। उसको करने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिविटिंग। रिविटिंग के लिए कौन से हैमर का हम प्रयोग करते हैं, उसका नाम है बॉल पिन हैमर। प्लास्टिक हैमर तो नहीं हो सकता, हम प्लास्टिक के हैमर से पीट कर रिविट का हेड नहीं बनाते हैं। क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर को हम नालियाँ ग्रूव्स बनाने के काम में लाते हैं, रिविटिंग के काम में नहीं लाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, बॉल पिन हैमर। जो उसका बॉल पिन होता है उससे हम दूसरी तरफ रिविट में शेप देते हैं, अगर हैमरिंग से हमें हेड बनाना पड़ रहा है तो। वरना हम रिविट स्नैप का भी प्रयोग करते हैं ना, रिविट स्नैप का प्रयोग कर रहे हैं तो भी हम बॉल पिन हैमर के जो फेस होता है उससे स्ट्राइक करते हैं। और थोड़ा बहुत अगर हमें और उसमें कुछ टचिंग करनी पड़ती है रिविट स्नैप के बाद भी, तो फिर हम बॉल पिन वाली साइड से हम रिविटिंग के हेड को शेप दे सकते हैं। विच नॉच इज कट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द कॉर्नर ऑफ द शीट मेटल। शीट मेटल के कोने से 45 डिग्री के कोण पर कौन सा नॉच हम उसको कहते हैं जब हम कोनों को काटते हैं ताकि हम कोई शेप दे सकें, जैसे ट्रे जैसी कोई शेप दे सकें। दो तरीके की नॉच दी जाती हैं शीट मेटल में कोनों पर, एक को हम स्लांट नॉच कहते हैं और दूसरे को स्क्वायर नॉच कहते हैं। अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो स्क्वायर नॉच कहलाई जाती है, और तब जब हम उसके किनारे खड़े करते हैं तो हमें एक रेक्टेंगुलर शेप की ट्रे मिलती है, जो इसके किनारे बिल्कुल सीधे खड़े होंगे। और अगर हम स्लांट यानी कि 90 डिग्री से कम कोई नॉच बनाते हैं, इस केस में ये ट्रे आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी जिसकी साइड्स बाहर की तरफ निकली हुई हैं। इसको हम स्लांट नॉच कहते हैं क्योंकि ये 45 डिग्री पे है। क्वेश्चन नंबर 2 to 7, नेम द जॉइंट मेड बाय फास्टनिंग 2 एजेस ऑफ शीट मेटल टुगेदर। शीट मेटल के दो किनारों को आपस में जोड़कर बनाए गए जोड़ का नाम बताइए। हेम नहीं होता, हेम तो किनारे को मोड़ना होता है, दो पार्ट्स को जोड़ना हेम नहीं कहलाता। सीम, उसको हम सीम कहते हैं। आंसर बी सही है। क्वेश्चन 2 to 8, व्हाट इज द फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग इन फॉर्म ऑफ पाउडर एंड इवेपोरेट्स वाइल हीटिंग। सोल्डरिंग के लिए पाउडर के रूप में उपयोग किए जाने वाला फ्लक्स क्या होता है और गर्म करने पर वाष्पित हो जाता है। वो अमोनियम क्लोराइड है, वाइट कलर का एक पाउडर होता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम में देखे होंगे और ब्रेजिंग में भी इसका प्रयोग होता है। जब टर्नर ट्रेड में बिट को जोड़ रहे होते हैं तब भी हम अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। वाइट कलर का एक पाउडर होता है जो गर्म होने पर भाप बनकर उड़ जाता है। ये फ्लक्स के तौर पर प्रयोग होता है, खास तौर से आयरन और स्टील के पार्ट्स को सोल्डर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 to 9, नेम द टाइप ऑफ सीम। जो आपको सीम दिखाई गई है इसका नाम हमें बताना है कि ये किस नाम से जानी जाएगी। लैप सीम, यस, लैप सीम वही होती है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है तो उसको हम लैप जॉइंट कहते हैं। ये लैप सीम है। डबल सीम ये नहीं है, ग्रूव सीम भी ये नहीं है, डबल ग्रूव सीम भी नहीं है। दिस इज लैप सीम। आंसर ए सही है। और ये जो जॉब आपको दिखाई दे रहा है ये फनल है जो हम डीजल और पेट्रोल को टैंक में डालने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर बाहर से इसको सोल्डरिंग से लॉक कर दिया जाता है, मतलब सील कर दिया जाता है। क्वेश्चन 230, विच रिविट इज यूज टू अवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ रिविट हेड। रिविट हेड का प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिविट का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि रिविट का जो हेड है वो प्लेट के सतह से बाहर प्रोजेक्ट ना हो, यानी कि बाहर ना निकले। उसको हम काउंटर संक हेड रिविट कहते हैं। पैन हेड रिविट का हेड भी बाहर निकलेगा, स्नैप हेड का भी बाहर निकलेगा, कॉनिकल हेड का भी बाहर निकलेगा, लेकिन काउंटर संक हेड रिविट प्लेट की सतह के अंदर अंदर ही उसका हेड रहता है। तो इसका आंसर डी सही है। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन 231, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिविट्स टू अवॉइड बकिंग। बकिंग से बचने के लिए रिविट के बीच में न्यूनतम दूरी क्या होती है। ये क्वेश्चन बकिंग नहीं होना चाहिए, बकलिंग होना चाहिए। बकलिंग होता है जब बीच में प्लेट उठ जाए, दो रिविट के बीच में से प्लेट उठ जाए, मुड़ जाए, तरेड़ आ जाए, कोई मरोड़ आ जाए, उसको हम बकलिंग कहते हैं।
तो हमसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस रिविट के बीच में क्या होना चाहिए कि बकलिंग ना हो। आंसर 2D, 2.5D, 3D, 3.5D। अच्छा भाई, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें मिनिमम डिस्टेंस नहीं देना चाहिए था। बकलिंग हमेशा होती है अगर आपने रिविटिंग दूर कर दी। तो बकलिंग के दोष से बचने के लिए हमें ये पूछना चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी कर सकते हैं। कम से कम दूरी में तो रिविट के बीच की जो प्लेट है उसमें क्रैक आना चाहिए। वो दूसरे दोष होते हैं, हम रिविट को ना ज़्यादा करीब कर सकते ना ज़्यादा दूर कर सकते। ज़्यादा करीब करेंगे तो बीच के जो रिविट के होल्स हैं वो आपस में क्रैक हो जाएंगे, तो टीयर कहते हैं उसको, प्लेट टीयर हो जाएगी। तो मिनिमम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्लेट होल्स के बीच की प्लेट टीयर हो जाएगी, और दूर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों रिविट के बीच में प्लेट बकल हो जाएगी, बकलिंग हो जाएगी। हमसे सवाल में पूछ लिया मिनिमम डिस्टेंस और बकलिंग पूछ ली, इसको मैक्सिमम डिस्टेंस करके पूछना चाहिए था। तो हम बताते कि बकलिंग ना हो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट की थिकनेस के 24 गुना हम रिविटिंग का सेंटर रख सकते हैं, तब आंसर सही होता। इसका आंसर दे रखा है 231। लेट मी सी, चेक। ऑप्शन सी 3D। अब ये 3D मिनिमम डिस्टेंस, इससे कम यानी कि हम इससे कम डिस्टेंस नहीं रख सकते, लेकिन हम तो रिविटिंग में 2D तक डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि एक सवाल ऐसा भी आता है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए कि बीच में शेयरिंग ना हो, तो हम उसको 2D लिखते हैं। अगर बकलिंग 3D से कम में हो रही है तो हम 2D डिस्टेंस क्यों रखते? तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से गलत है। फिर भी निमी के क्वेश्चन बैंक में इसके आंसर की इमेज का आंसर 3D दे रखा है। आप इसे ऐसे ही याद कर लेना, क्योंकि अगर ये सवाल किसी के पास फंस गया एग्ज़ाम देते हुए तो आंसर तो देना ही पड़ेगा ना भाई, और नंबर भी लेने पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने शीट मेटल के मॉड्यूल में जो भी निमी के क्वेश्चन बैंक हैं उनके सॉल्यूशंस को देखा। इस गूगल फॉर्म के प्रैक्टिस टेस्ट में अगर आप नेक्स्ट पर बटन दबा देंगे तो आपके सामने अगला मॉड्यूल शुरू हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आप सिर्फ इसके सेकंड पेज तक ही सॉल्व करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक मस्ती से पढ़ाई करते रहो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।